बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स के ऊपर वेलकम कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह से आप लोग सारे खैर औफियत से होंगे। अल्लाह के फजल से हम बेहतरीन क्लासेस का आगाज़ कर चुके हैं। DIE इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की क्लासेस का उसके बड़े बेहतरीन सब्जेक्ट्स जो है वो DC मशीन एंड बैटरीज़ और जनाब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का हम आगाज़ कर चुके हैं। आपके सामने अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट की इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की किताब है। उसका चैप्टर नंबर 1 है। उसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया इंस्ट्रूमेंट्स की इकसाम, पैमाइश क्या होती है, पैमाइश के तरीके और पैमाइश को लेने के मेथड्स क्या होते हैं, उसको हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि पैमाइश लेने में उसके जो चीज़ें जो उसके पार्ट्स हैं वो कौन से अमल दखल करते हैं। फिर उसकी पैमाइश में अमल दखल करने वाला जो पार्ट है, जो कोई पार्ट मेन पार्ट कहलाता है, जिस तरह के पॉइंटर है, पॉइंटर के बगैर हम रीडिंग हासिल नहीं कर सकते। अब उस पॉइंटर की हरकत को हमने कंट्रोल करना होता है। पॉइंटर की हरकत को अब जब हम कंट्रोल ना करेंगे तो हमें कभी भी दुरुस्त रीडिंग हासिल नहीं होगी। तो दुरुस्त रीडिंग हासिल करने के लिए हमें पॉइंटर की हरकत को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि पॉइंटर जो है वो वापस अपनी असल हालत में आ जाए रीडिंग लेने के बाद। जब भी किसी मीटर को सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो वो फौरी तौर पर पॉइंटर जो है वो हरकत करता है स्केल के ऊपर। यानी स्केल वो हिस्सा होता है जिस पर पॉइंटर हरकत करता है और उस स्केल के ऊपर दर्जा बंदा जो लाइनें होती हैं उन लाइनों के ऊपर वैल्यूज़ को जो है वो तकसीम किया होता है, चाहे वो एम्पेयर मीटर है, चाहे वो वोल्ट मीटर है, चाहे वो वाट मीटर है। तो उन्हीं पॉइंटर्स की कंट्रोलिंग के लिए हम जनाब मुख्तलिफ मेथड्स और मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। उनमें से जो 2 तरीके सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं उन 2 तरीक़ों का हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक को बताते जाएं कि हमने लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर और लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंट्रोलिंग फोर्स, डिफ्लेक्टिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स, 3 किस्म की फोर्स जो हैं वो उनको डिस्कस किया था। तो हम उन कंट्रोलिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स और आपकी डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो है उन 3 फोर्सेस को मद्देनज़र रखते हुए अब उनमें से डिफ्लेक्टिंग फोर्स को पैदा करने के जो तरीके हैं उनको भी डिस्कस कर चुके हैं और उनके सोर्स को भी पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंटर में हरकत कैसे पैदा की जाती है। पॉइंटर का हरकत करना ये डिफ्लेक्टिंग कहलाता है और वो फोर्स जो पॉइंटर को हरकत करने पर मजबूर करती है वो फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहलाती है। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। फिर डिफ्लेक्टिंग फोर्स के बाद जब पॉइंटर हरकत करता है और हरकत करके फॉर एग्जांपल ये पॉइंटर है, जब ये हरकत करेगा तो ये ख़ास पोजीशन पर जाकर खड़ा होगा, तो वहाँ पर हम जब ये खड़ा होगा तो रीडिंग नोट कर लेंगे कि इतनी वैल्यू जो है वो सर्किट के अंदर से गुजर रही है। जब हम नोट करेंगे तो जब हम इस इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई से जुदा करेंगे तो पॉइंटर यहाँ पर खड़ा नहीं रहना चाहिए जहाँ पर सप्लाई की रीडिंग हासिल की हमने। पॉइंटर को वापस किस पे आना चाहिए? 0 पोजीशन पे आना चाहिए। तो पॉइंटर की वापस 0 पोजीशन पर आने के लिए हमने इसके 2 मेथड्स का जो है ना वो तरीका अख्तियार किया और उन 2 मेथड्स में से जो एक मेथड है जिसको अभी हमने डिस्कस करना है वो बड़ा ही अहम मेथड है और वो मखसूस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके फ़ायदे भी होते हैं और इसके नुकसानात भी हैं। हम इसकी बनावट को मद्देनज़र रखते हुए ये मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई है और हम जनाब कंट्रोलिंग फोर्स के जो तरीके हैं उन तरीक़ों में 2 तरीके यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर ग्रेविटी कंट्रोल मेथड है और स्प्रिंग कंट्रोल मेथड है। ग्रेविटी कंट्रोल, ग्रेविटी का लफ्ज़ यहाँ पर ये बात वाज़ह करता है कि ग्रेविटी से मुराद यहाँ पर है वेट, वज़न। यानी हमने मुख्तलिफ़ किस्म के वज़न इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। जिस तरह के छोटा सा एक जो बाट इस्तेमाल कर लिया, ठीक है जी, यानी वेट भी उसे हम कहते हैं। यानी जिस तरह के जो बाट हम इस्तेमाल करते हैं 1 किलोग्राम का, 5 किलोग्राम का, इसी तरह के बहुत छोटे जो है वो हमने वेट इस्तेमाल कर लिए इसको कंट्रोल करने के लिए। हमें ग्रेविटी कंट्रोल मेथड से ये पता लगता है कि वज़न हमेशा जो है वो ज़मीन की तरफ कशिश करता है, यानी कि ज़मीन की सीध में रहने की कोशिश करता है। यानी फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, तो मार्कर को जब मैं इस तरह हाथ से छोड़ूंगा, ये हाथ में छोड़ूंगा तो ये अपने वज़न की वजह से बिल्कुल सीध में ज़मीन के ऊपर गिरेगा। तो ये जो फोर्स है, ये इसके वज़न की जो फोर्स है उसे हम ग्रेविटी फोर्स भी कहते हैं और ज़मीन की जो कुव्वत है वो है कशिश कुव्वत, जो इसको अपने नीचे खींचने की कोशिश करती है। और यही मेथड हमने अप्लाई किया
एक कंट्रोलिंग फोर्स हासिल करने के लिए ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। इस मेथड के अंदर हमने दो वज़न इस्तेमाल कर लिए, दो वेट्स इस्तेमाल कर लिए। उन दो वेट्स को हमने एडजस्ट कर दिया एक नट की शक्ल में पॉइंटर के स्पेंडल के साथ। ये वो पॉइंटर का स्पेंडल है और यानी कि ये वो स्पेंडल है जिसका ऊपर सहारा दिया हुआ पॉइंटर को। ये वो पॉइंटर एट 0 पोजीशन है, ठीक है जी। फिर पॉइंटर ने हरकत की है, यहाँ पर रुका है, फिर दोबारा पॉइंटर ने वापस आना है, लेकिन किस मेथड से आना है? इन वेट मेथड से, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। वो किस तरह से होगा? इंतहाई आसान और सिंपल है। सादी सी बात है कि आप एक वज़न को हरकत करवाते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से। जब आप इस वज़न के ऊपर से फोर्स छोड़ते हैं तो ये वज़न दोबारा से वापस आएगा अपने वज़न की ग्रेविटी फोर्स की बदौलत। इसी तरह ये पॉइंटर भी, इनके साथ दो मकामात पर हमने, पॉइंटर्स के दो मकामात पर हमने जो है वेट लगा देने हैं। इनमें से एक जो कंट्रोलिंग वेट होगा और एक होगा बैलेंसिंग वेट, यानी एक कंट्रोल करने के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और एक बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी इनमें से आप देखते हैं तो दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट जो है ना वो काम करेंगे। यानी ये वेट अगर ऊपर की तरफ इस तरह जाएगा तो ये इस तरफ हरकत करेगा, यानी ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर हरकत कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज हरकत कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने की, खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो पॉइंटर एक जगह पे रुक जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो ये एक सादा सा तरीका है जिसे हम ग्रेविटी कंट्रोल मेथड भी कहते हैं। ये जो वेट लगे होते हैं पॉइंटर के स्पेंडल के ऊपर, ये वेट एक नट की शक्ल में होते हैं। हम इनके वज़न को कम और ज़्यादा करने के लिए इनके चूड़ीदार जो स्पेंडल है, उन चूड़ीदार स्पेंडल के ऊपर हम जो है वो नट की मदद से उनको कस के आगे और पीछे करके वज़न की कुव्वत को भी हम कम और ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे ग्रेविटी के मुख्तलिफ जो है ना वो खसूसियात से हम मुख्तलिफ करंट्स के ऊपर इस मीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जनाब हम ये ग्रेविटी कंट्रोल मेथड का डिस्कस कर रहे हैं और ग्रेविटी कंट्रोल मेथड का वर्क किस तरह से करता है इसको यहाँ पर मैंने एक इक्वेशंस की शक्ल में भी ज़ाहिर कर दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर पहुँचते हैं कि जब हम इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई से जोड़ते हैं तो पॉइंटर पहले किस पोजीशन पर होता है? 0 पे। अब पॉइंटर ने किसी खास जाविया के ऊपर हरकत की है, किसी खास जाविया पर हरकत की है, यानी वो ये जाविया है। पॉइंटर एक खास जाविया पर यानी हरकत की। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी स्केल भी अगर हम डिज़ाइन कर लें, ये स्केल है, तो पॉइंटर यहाँ पर पहले 0 पर था, फिर हरकत करके ख़ास वैल्यू पर खड़ा हुआ। उतने में ये वेट भी इसके साथ साथ ही जो है वो पहले ये वेट 0 अपना, ये जो पॉइंटर है ये 0 पोजीशन पे था और ये वेट जो हैं ये दोनों स्पेंडल जो हैं ये 90 दर्जे पर बिल्कुल सीध में रहते हैं, अमूद पर रहते हैं। जो ही जनाब ये पॉइंटर हरकत करेगा सप्लाई फ्राहम करने के बाद, ये वेट भी साथ ही W1 भी इसी तरह हरकत करेगा और ये मखसूस जाविया बन जाएगा पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन के दरमियान। अब यहाँ पर क्योंकि ये वज़न है, ये तब तक जनाब अमल नहीं करेगा जब तक इस पॉइंटर के अंदर या इस मीटर के अंदर सप्लाई मौजूद रहेगी। वो इस पोजीशन पर खड़ा रहेगा जब तक जनाब ये इस पोजीशन से ख़त्म करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, जब इस मीटर को सप्लाई से हम अलहदा करते हैं तो ये वेट दोबारा नीचे की तरफ, यानी ये वेट दोबारा नीचे की तरफ, यानी दोबारा उसको 0 पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। तो इस सारे अमल को ही हम कंट्रोलिंग कहते हैं। यानी वज़न ऊपर की तरफ उठा, ठीक है जी। जब फॉर एग्जांपल इस वज़न को, इस मार्कर को ऊपर की तरफ इस तरह उठाया है तो ये दोबारा जो है वो नीचे की तरफ जाएगा अपनी ग्रेविटी फोर्स की वजह से। यही अमल यानी कि ये वज़न पॉइंटर की हरकत करने की वजह से ऊपर की तरफ उठ गया किसी ख़ास एंगल पर, तो अब ये नीचे वाली फोर्स भी इसको खींच रही है, लेकिन वो फोर्स कमज़ोर होगी कब? जब तक जनाब इस मीटर के अंदर सप्लाई रहेगी। करंट की फोर्स पैदा जो है, जो इसके अंदर डिफ्लेक्टिंग फोर्स पैदा की है करंट ने, वो जब तक मौजूद रहेगी
तब तक ये वेट अमल नहीं करेंगे। जो ही जनाब हम इसके अंदर से फोर्स हटा लेते हैं तो ये पॉइंटर बिल्कुल गैर अमल हो जाता है, तो ये वज़न हरकत करके दोबारा जो है वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है और ये पॉइंटर भी इसी बदौलत जो है वो दोबारा अपनी ज़ीरो पोजीशन पर आ जाता है। तो ये है एक ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। तो ये दूसरा जो वेट है, यानी इनमें से एक W1 यानी वेट नंबर 1 ये कंट्रोलिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और ये W2 जो है ये बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी फॉर एग्जांपल ये पॉइंटर जब ज़ीरो पोजीशन पर जाएगा ना तो ये जाकर बिल्कुल ऐसे सिंपल जाके रुक जाएगा, यानी पेंडुलम की सूरत में हरकत नहीं करेगा। इस वजह से हमें इसके साथ दो वेट्स लगाने की ज़रूरत पेश आई। तो जिस तरह इस वेट ने भी हरकत की, इसी तरह इस वेट ने भी हरकत की है, तो ये बैलेंस करने की कोशिश करता है ये दूसरा वेट इस पूरे सिस्टम को। तो ये ग्रेविटी कंट्रोल मेथड था जिसकी मदद से हमने एक पॉइंटर को कंट्रोल किया कि पॉइंटर जब हरकत करके अपनी पोजीशन पर जाएगा तो उसको वापस ज़ीरो पर लाने के लिए हमने दो वेट्स को इस्तेमाल किया जो कि ख़ास एंगल पर हरकत करते हैं। ठीक है जी, और ये ख़ास एंगल जो है इस पूरे पॉइंटर को दो अज्जा में वेक्टर की शक्ल में तकसीम कर देता है। एक होता है जनाब कॉस थीटा और एक होता है साइन थीटा। हमेशा ज़हन में रखिएगा कि कॉस थीटा हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि ऐसी फिक्स वैल्यू होती है जिसमें कोई तब्दीली पैदा नहीं होती। तो यहाँ पर पॉइंटर में जो हरकत पैदा हुई है उसका एंगल हमेशा कौन सा होगा, साइन थीटा होगा। यानी ये मखसूस जो जाविये तक पॉइंटर ने हरकत की है तो वो साइन थीटा एंगल ही कहलाएगा। तो इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क पैदा हुआ है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स पैदा हुई है जिसने इस पॉइंटर को हरकत करने पर मजबूर किया। वो पॉइंटर हरकत किया, वेट ने भी हरकत की ख़ास जाविये पर। जब हमने सप्लाई को उतारा तो फिर वेट ने अपनी फोर्स की बदौलत यहाँ पर नीचे की तरफ इसको खींचा पॉइंटर को, जिससे पॉइंटर दोबारा जो है वो किस पे आ गया, ज़ीरो पे। तो ये तरीका कहलाता है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। इसको हम इक्वेशंस की मदद से भी बयान कर लेते हैं। ये आपके सामने मौजूद है। TC से मुराद है कंट्रोलिंग टार्क, T से मुराद टार्क, C से मुराद कंट्रोलिंग। यहाँ W से मुराद वेट है, L से मुराद इस पॉइंटर की या इस स्पेंडल की क्या है जी, लंबाई, और साइन थीटा वो एंगल है जिस एंगल पर इसने हरकत की थी वेट ने। यानी एक कंट्रोलिंग टार्क जो होता है वो वेट के, स्पेंडल पॉइंटर की लेंथ के और उस एंगल के बराबर होता है जो कि जनाब हरकत करने के बाद हमें हासिल होता है। फिर आगे हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको मुतय्यन कर लिया। यानी जो कंट्रोलिंग टार्क है वो मखसूस जाविये के मतनासब होता है। यानी जितना जाविया बढ़ता जाएगा उतना ही हमें कंट्रोलिंग टार्क की भी ज़रूरत पड़ेगी। जितना ज़्यादा जाविया होगा उतना ही ज़्यादा कंट्रोलिंग टार्क हमें चाहिए होगा। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस वजह से कंट्रोलिंग टार्क जो है वो साइन थीटा के मतनासब होता है। आगे जनाब है ये, यानी ये डिफ्लेक्टिंग टार्क, ये किसके मतनासब है, करंट के। तो ये डिफ्लेक्टिंग टार्क के मुराद यानी कि वो टार्क है जो पॉइंटर को हरकत करने पर मजबूर करता है। इसका ये मतलब है कि जितनी ज़्यादा करंट गुजरेगी उतने ही ज़्यादा ये पॉइंटर हरकत करेगा। तो इसमें दो किस्म के टार्क हैं, एक डिफ्लेक्टिंग टार्क है और दूसरा हमने कंट्रोलिंग टार्क फराहम किया है इन वेट्स को इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर दो किस्म के टार्क है। पहला टार्क कंट्रोलिंग टार्क है, दूसरा है डिफ्लेक्टिंग टार्क जो कि करंट गुजरने के बाद पैदा हुआ। अब एक पोजीशन ऐसी आती है, यानी ये पोजीशन जब पॉइंटर हरकत करता है तो रुक जाता है, तो फिर दो किस्म के टार्क दोनों ही बराबर हो जाते हैं। यानी कि कंट्रोलिंग डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क, ये जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर जनाब ये क्या होता है कि करंट जो होती है वो एक मखसूस एंगल के मतनासब के मुताबिक गुजर रही होती है। तो हमें चौथी इक्वेशन से हासिल हो गया कि हमने TD यानी ये इसकी जगह पे हमने करंट लगा दिया, ठीक है जी, ये आपके सामने है, और TC की जगह पर ये जो TC की वैल्यू है उसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया, साइन थीटा। यानी एक वक्त ऐसा आया कि पॉइंटर ने हरकत की, ख़ास जगह पर रुका, दोनों टार्क एक दूसरे के बराबर हुए, यानी डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क। तो ये डिफ्लेक्टिंग टार्क किसके बराबर है जनाब, करंट के रास मुतनासिब है, तो इसकी जगह पर हमने करंट को लगा दिया। और कंट्रोलिंग टार्क जो है वो मखसूस जाविये पर जाकर हासिल होता है, तो उसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया, साइन थीटा।
तो ये दोनों जो है करंट और एंगल, ये दोनों एक दूसरे के मुतनासिब होते हैं कि जितनी ज़्यादा करंट गुजरेगी उतने ही एंगल तक ये पॉइंटर हरकत करेगा और उतने ही एंगल तक ये वेट अमल करेंगे, ग्रेविटी फोर्स पैदा करेंगे और पॉइंटर को वापस ज़ीरो की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये है जनाब आपका ग्रेविटी कंट्रोल मेथड, इंतहाई सिंपल और इंतहाई आसान। इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉइंटर को कंट्रोल करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि पॉइंटर जब फाइनल पोजीशन पर जाए तो उसको दोबारा हर सूरत में 0 पोजीशन पर आना चाहिए एक नई रीडिंग हासिल करने के लिए। तो ये तरीका जो है मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है मखसूस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। इस तरीके के जो फ़ायदे हैं वो फ़ायदे इस तरह से हैं कि ये तरीका जो है वो सस्ता है, बहुत आसान तरीके से इनके वेट्स को एडजस्ट भी किया जा सकता है और इनको ये वेट्स जो हैं ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ के इस्तेमाल करके इनकी मुख्तलिफ इकसाम को तरतीब भी दिया जा सकता है। महंगा नहीं होता, सस्ता होता है। ये इसके फ़ायदे होते हैं। नुकसानात में इसके ये है कि अगर वेट्स की किसी भी तरतीब में यानी कि कमी और ज़्यादती, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेट हल्का लग गया है और ये उससे भारी लग गया है, तो इससे क्या होगा कि इंस्ट्रूमेंट के मतवाज़न ख़राब हो जाता है। मतवाज़न से मुराद ये है कि ये जो मतवाज़न वेट है, बैलेंस वेट, ये कंट्रोलिंग वेट के साथ ठीक तरह से अमल नहीं करेगा। तो ये इसके नुकसानात में शामिल है कि ज़रा सा इंस्ट्रूमेंट गिरता है तो इसका बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो नुकसानात और फ़ायदों को मद्देनज़र रखते हुए हम फिर भी इस कंट्रोलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पॉइंटर की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह से आपने इस पूरे कंट्रोलिंग मेथड को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ये एक पॉइंटर की हरकत को कंट्रोल करता है, यानी पॉइंटर जब हरकत करके फाइनल पोजीशन पर जाता है तो उसको वापस ज़ीरो पर लाने के लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। ठीक है जी। और इसका जो दूसरा है वो है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। तो आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्प्रिंग कंट्रोल मेथड के मतलब लाजमी तौर पर डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 बाय 1 वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो आपके जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट के जो टॉपिक्स हैं वो बड़े ही बेहतरीन और अच्छे हैं, जिससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का पूरी किताब का एक बेस है, वो बेस है उसका पहला चैप्टर। तो इसमें बहुत से ऐसे उसूल कवानीन हैं जिसको हमने डिस्कस करना है जो इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाजमी तौर पर फॉलो करें और इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें, इसकी बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि इसके रिलेटेड आने वाले हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो अल्लाह के फजल से हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले मेथड का हम जो आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह लाजमी तौर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।